नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम आज की बात में, भोर की बात में। अगले आधे घंटे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। जो लोग हमसे जुड़ गए हैं उनको मेरा नमस्कार है, जो बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार है, और जो लोग मुझे अन्य पेज पर देखेंगे बाद में उनको भी मेरा नमस्कार है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, 5-10 मिनट। तो आज 13 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर हिंदी फिल्म इतिहास में एक ख़ास दिन है। जैसे 11 अक्टूबर होता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन, और आपको पता है कि अमिताभ बच्चन साहब एक सुपरस्टार हैं राजेश खन्ना के बाद। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि भारतीय बॉलीवुड फिल्म के या भारतीय हिंदी फिल्म के सबसे पहले सुपरस्टार कौन थे। गेस कीजिए, और मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। और हमारे पहले सुपरस्टार थे दादा मुनि, यानी अशोक कुमार जी। जी हाँ, दादा मुनि को तो सभी लोग जानते होंगे, खासकर मेरी पीढ़ी के लोग। तो प्रख्यात अभिनेता दादा मुनि यानी अशोक कुमार जी का जन्म जो है आज ही के दिन 1911 में बिहार के भागलपुर में हुआ था। आज उनका जन्मदिन है, जयंती है, जन्म जयंती है। बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। तो दादा मुनि के बारे में आपको पता होगा कि बॉम्बे टाकीज से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और सबसे पहले वो लैब असिस्टेंट हुआ करते थे। और लैब असिस्टेंट की पोस्ट से जो है तरक्की करते हुए वो किस मुकाम तक पहुँचे ये आपको पता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको दिया गया था 1988 में। और इनके करियर की जो पहली फिल्म थी 1936 में, जीवन नैया, ये इनकी पहली फिल्म थी, और उस फिल्म से इनके करियर की शुरुआत हुई थी। और उनकी पहली जो बड़ी हिट फिल्म थी अछूत कन्या, ये आई थी 1941 के आसपास ये फिल्म आई थी, या 1940 में ये फिल्म आई थी, और बड़ी हिट हुई थी उस समय। और उसके बाद एक फिल्म आई थी इनकी जो मतलब जिसकी तुलना आप पठान, जवान, हम आपके हैं कौन, और आपका शोले, अमर अकबर एंथोनी, इस तरह की फिल्मों से कर सकते हैं, जो ब्लॉकबस्टर कहलाती हैं। उस ज़माने में ब्लॉकबस्टर वर्ड यूज़ नहीं होता था जब अशोक कुमार साहब की या दादा मुनि की फिल्म किस्मत आई थी। किस्मत एक ऐसी फिल्म थी जो साल भर तक चली बॉम्बे के सिनेमा हॉलों में, और उसी समय से अशोक कुमार की गणना जो है एक स्टार, या यूँ कहिए सुपर स्टार के रूप में करने लगी थी। तो किस्मत एक ब्लॉकबस्टर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है। अशोक कुमार उसमें हीरो थे। उसके बाद उनकी कई फिल्में आपने देखी होगी, बहुत सारी हिट फिल्में, ज्वेल थीफ, हावड़ा ब्रिज, महल, चलती का नाम गाड़ी, और उसके बाद बहुत सारे उन्होंने साइड रोल किए जब उम्र हो गई। तो ज्वेल थीफ का विलन आपको याद होगा, देवानंद थे उस फिल्म में। और ज्वेल थीफ का विलन जो था, लास्ट में जब पकड़ा जाता है हवाई जहाज़ में, तो क्या मुस्कुराहट उसके चेहरे पे होती है। पकड़े जाने का कोई गम नहीं, चेहरे पे कोई अफसोस के निशान नहीं, कोई शिकन नहीं, और मुस्कुराता चेहरे के साथ जो है वो गिरफ्तार होते हैं। तो वो सीन मुझे अभी भी याद है, और मुझे लगता है कि अगर जिसने भी ज्वेल थीफ देखी होगी उसको उसका ये क्लाइमैक्स सीन ज़रूर याद होगा। तो दादा मुनि को हमारी भी श्रद्धांजलि, हमारे दर्शकों की तरफ से श्रद्धांजलि, हमारे चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि। दादा मुनि अमर रहें। तो ये था दादा मुनि के बारे में थोड़ा सा जानकारी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये छपा हुआ है जागरण में लास्ट पेज पे, लेकिन मैंने इस खबर को आपको पहले सुना दी। और आते हैं अब इज़राइल पे। हमास, इज़राइल, फ़िलिस्तीन। तो वहाँ जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं इज़राइल में, उनको बचाने के लिए हमारी भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। और ऑपरेशन अजय के तहत जो है एक चार्टर्ड प्लेन वहाँ तेल अवीव भेजा गया है इज़राइल में, और वहाँ से हमारे 212 भारतीय जो है वो आज लौटे हैं। तो ये अभी जारी रहेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड की तर्ज पे। जैसे जैसे दूतावास में बढ़ती जाएगी मांग कि हमें भारत ले चलिए वापस, तो उस हिसाब से जो है ये फ़्लाइट का अरेंजमेंट किया जाएगा। जो मैंने पढ़ा अभी अखबारों में, तो थोड़ा सा ये निकला है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। उन दर्शकों के लिए खासकर जिनका कोई न कोई कनेक्शन इज़राइल से है, या जो इज़राइल में हैं और कहीं दूर दराज एरिया में हैं, मान लीजिए टीवी या
अखबार नहीं पहुंच रहा है उनके पास, तो अगर वो उनके पास मोबाइल है, मोबाइल में नेट है, तो वो यूट्यूब के ज़रिए ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि भारत सरकार ने उनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है और उसका पहला जत्था 212 लोगों का आज लौट रहा है। तो इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अजय के जरिए 212 भारतीयों के पहले जत्थे के शुक्रवार सुबह स्वदेश यानी इंडिया पहुंचने की उम्मीद है। आज तक वो आ गए होंगे या आने वाले होंगे। इजराइल में तकरीबन 18,000 भारतीय हैं। इनमें से काफ़ी संख्या में लोगों ने वापसी के लिए भारत सरकार से संपर्क साधा है दूतावास के जरिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को बताया कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है। पहली चार्टर्ड फ्लाइट गुरुवार की रात तेल अवीव पहुंच गई है और शुक्रवार को सुबह वो भारतीयों को वापस लेकर लौट आएगी। अरिंदम बागची जी ने बताया कि इजराइल में 18,000 भारतीय होने के अलावा कुछ भारतीय गाजा पट्टी में भी फंसे हैं और इजराइल में रहने वाले सभी भारतीयों से कहा गया है कि वह तेल अवीव स्थित दूतावास से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आप इजराइल में हैं और आप वापस अपने देश आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, तो तेल अवीव में जो हमारा दूतावास है, भारतीय दूतावास, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। नेट पे अवेलेबल होगा आपको उनका ईमेल आईडी और अगर कोई कांटेक्ट नंबर हो तो आप उससे संपर्क करिए और आप निश्चित रूप से सुरक्षित भारत लौट आएंगे। ये हमारे भारत सरकार का कमिटमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का कमिटमेंट है। और इस बीच हमारे विदेश मंत्री ने जो है ये समीक्षा बैठक भी की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत को लेकर एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इसमें तैयारियों का जायजा भी लिया था। तो इस बीच आपको पता है कि इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से घेर लिया है, बिजली कनेक्शन काट दिया है, पानी गैस सप्लाई रोक दी है और इजराइल ने बोला है कि जब तक उसके जो बंधक बनाए हैं लोग, इजरायली नागरिक जिनको हमास ने बंधक बना के रखा है, उनको जब तक वो नहीं छोड़ता है तब तक पानी नहीं सप्लाई होगी, बिजली नहीं सप्लाई होगी। आप रोते रहिए, चीखते रहिए और नैतिकता की दुहाई देते रहिए। आपकी नैतिकता उस वक्त कहाँ थी जब आपने 2 बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को मार रहे थे? तो इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि भैया हमको नैतिकता की दुहाई मत दो, हमारे नागरिकों को पहले छोड़ो, उसके बाद हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस बीच बमबारी जारी है, 3,000 लोग मारे जा चुके हैं और इस बमबारी में जो कल हुई है उसमें एक ख़ास बात यह है कि इजराइल ने सीरिया की एयरपोर्ट दमिश्क पर जो है वो बम गिरा दिया है। तो इस तरह से इस एक्शन से इजराइल के मुझे लगता है कि मामला कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि सीरिया और इराक में रहने वाले जो संगठन है, कट्टरपंथी संगठन, उन्होंने कहा है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। तो देखिए क्या होता है। फ़िलहाल तो लगता नहीं कि अभी जो है वो रुकेगा, कुछ मामला चलता ही रहेगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री जो है वो इजराइल पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर समर्थन दिया है। इजराइल ने हमास को राक्षस बताते हुए उसके द्वारा मारे गए बच्चों की भयावह तस्वीरें जारी की हैं। कथित तौर पर नेतन्याहू ने ये तस्वीरें ब्लिंकन को भी दिखाईं। ब्लिंकन इनके विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। इजराइल के मेजर जनरल इतायू बेरू ने बताया कि सेना को हमास के आतंकियों के द्वारा लोगों के गले काटने, बच्चों को कतार में खड़ा करके मारने और 15 लड़कियों को एक कमरे में बंद करके वहाँ ग्रेनेड फेंकने के सबूत मिले हैं। निहायत ही विभत्स है ये। तो ये है। और इस बीच जो है आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो है ट्वीट किया था जब हमास ने हमला किया था शनिवार को पिछले इजराइल के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि इस आतंकी घटने की वो निंदा करते हैं और इस संकट के दौर में जो है भारत और भारत के लोग जो है इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। तो इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर कि कुछ साल पहले तक जो है भारत का स्टांस कुछ और था फ़िलिस्तीन मुद्दे को लेकर, और अभी देखिए क्या हो गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। तमाम तरह के ट्रोलिंग और तमाम तरह के वो पुराने बयान दिखाए जा रहे थे। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के बयान को भी दिखाया जा रहा था। तो इन सब जो अटकलें सोशल मीडिया पे चल रही थी, इन अटकलों का अंत हो गया कल जब अरिंदम बागची साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अरिंदम बागची साहब ने ये साफ कर दिया कि फ़िलिस्तीन को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो भारत जो है एक आज़ाद और संप्रभु
फ़लस्तीन देश के पक्ष में पहले भी था और आज भी है। तो इस तरह से जो है, जो सारे अटकलें लगाई जा रही थी सोशल मीडिया पर, वो सारी समाप्त कर दी हमारे विदेश मंत्रालय ने। और लोग इस बात पे भी ऐतराज़ जता रहे थे कि साहब इतना दिन हो गया और भारतीय विदेश मंत्रालय की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो वीकली होती है, तो कल वो दिन रहा होगा उस जिस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें जो है इन्होंने साफ कर दिया अरिंदम बागची ने कि भारत का जो स्टैंड है फ़लस्तीन को लेके, कि मतलब इजराइल की सीमा से लगा हुआ एक अखंड, संप्रभु और स्वतंत्र फ़लस्तीन राष्ट्र बने, ये भारत का स्टैंड पहले भी था और आज भी है, और शांतिपूर्वक दोनों देश वहाँ रहें, शांति उस क्षेत्र में शांति की स्थापना हो। तो मेरे ख्याल से जो जिन लोगों को भी ये सब गफलत रहा होगा भारत के स्टैंड को लेकर इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में, तो मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद वो दूर हो गया होगा। ये छपा है जागरण में, मैं बता देता हूँ पढ़ के आपको। भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान तब आया है जब प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से सरकार पर आरोप लगाया जा रहा था कि फ़लस्तीन को लेकर भारत की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है, पारंपरिक नीति, उसमें बदलाव हो रहा है। बीते शनिवार को इजराइल के कई शहरों में स्थित नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमास आतंकियों के हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की जनता इजराइल के साथ है। इसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ फ़ोन से बातचीत में भी पीएम मोदी ने ये बात दोहराई थी। इस बारे में गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जब फ़लस्तीन को लेकर भारत की नीति के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एकदम स्पष्ट जवाब दिया कि हमारी नीति पुरानी और स्थिर है। भारत ने हमेशा से इस बात का समर्थन किया है कि एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फ़लस्तीन की स्थापना के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए। फ़लस्तीन की सीमाएं सुरक्षित और चिन्हित होनी चाहिए जो इजराइल के साथ लगी हुई, और वो शांतिपूर्वक रह सकें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने जो बयान दिया है उसका अपना महत्व है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हमास की तरफ से किया गया हमला आतंकी हमला था। हालांकि उन्होंने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या भारत हमास को आतंकवादी संगठन मानता है या नहीं। बागची ने कहा कि आतंकी संगठन घोषित करने का मामला कानूनी मुद्दा है और भारत के अपने नियम हैं।